नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड हिंदी क्लास पाठ नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं के अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। जो हमने पहले शरणार्थ किया है, अब हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। जो इसकी पहली कविता कौन सी थी? विधवा थी। तो इसका प्रश्न बनता है, विधवा नामक कविता के द्वारा निराला ने परतंत्र भारत की विधवा की कारुणिक चित्र अंकित किया है। उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। या विधवा कविता का प्रतिपाद्य या उद्देश्य है को स्पष्ट कीजिए। तो हम ये प्रश्न 4 नंबर का आ सकता है, पिछली बार कई बार आया है, तो हम इस प्रश्न को करेंगे। तो ये प्रश्न है, कविवर निराला। कविवर निराला केवल छायावादी कवि ही नहीं थे, अपितु प्रगतिवादी भी थे। उन्होंने भिक्षुक, विधवा, कुकुरमुता आदि कविताओं में अपने समाज के जो उपेक्षित थे, अभावग्रस्त थे, जो गरीब, मजदूर, विधवा स्त्रियों और अभावग्रस्त लोगों की करुणा और पीड़ा के मार्मिक चित्र अंकित किए हैं। विधवा परतंत्र काल की रचना है, यानी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम इसकी रचना की थी। उस समय विधवा की अवस्था गंभीर रूप से धारण कर चुकी थी, यानी कि विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था। उनका पुनर्विवाह नहीं होता था, वे उपेक्षित, यानी समाज उनको उपेक्षा करता था, कोई उनको सहारा नहीं देता था, प्रताड़ित होकर के जीवन यापन करती थी। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत की विधवा की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है। कवि स्पष्ट करता है कि भारतीय विधवा आराध्य देव के मंदिर की पूजा के समान पावन है। जिस प्रकार मंदिर में भगवान की, देवता की पूजा की जाती है, उसके समान विधवा स्त्री भी पवित्र है। वह दीपक की लौ के समान शांत और अपने ही भाव में लीन रहती है। वह क्रूर मृत्यु के तांडव नाच की मानो स्मृति सी रेखा है। जो निर्दयी समय है, जिसने उसके पति को छीन लिया है, तो उसकी एक अपने मन में क्या है, स्मृति याद रखती है। वह एक ऐसी दीन, दुर्बल, छूटी हुई लता के समान है जिसको सहारा देने वाला वृक्ष टूट गया है, यानी कि उसका पति उसको सहारा देने वाला है, वह क्या है, मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। तो कवि कहता है, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति सी रेखा है, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन है, दलित भारत की विधवा है। आगे कवि कहता है, कवि भारतीय विधवा को भूतकाल की चर्चा करता हुआ कहता है कि जब वह अपने उसका पति जीवित था, तो वह ऋतुओं के अनुसार श्रृंगार करती थी, 6 ऋतु श्रृंगार करती थी। अपने पति के साथ भविष्य में सुख में सपने बनाती थी। उस समय वह सधवा होने के कारण बेरोक टोक समाज में विचरण करती थी, लेकिन अब वह वैद्य जीवन के कारण उसका जीवन यानी कि दुखमय हो गया है। यानी उसका पति गुजरने के बाद क्या उसका जीवन दुखमय हो गया। अब वह श्रृंगार नहीं कर सकती है। बसंत ऋतु का आगमन उसे गुजरे हुए ज़माने की याद दिलाता है, परंतु वैवाहिक जीवन और उसके प्राप्त होने वाला सुख उसके लिए मात्र एक बीता हुआ सपना था। परंतु आज वह सपना समाप्त हो चुका है। उसका, जैसे इसमें कहा गया है, 6 ऋतु का श्रृंगार कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक सौपन अथवा है। आगे कवि कहता है, कविवर निराला पुण्य कहते हैं कि अब उस विधवा की आँखों में दुख के आंसू ही बहते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो उसके मन रूपी भंवर, जो भंवरा होता है, भंवरा की पंखें भीग गए हैं। जैसे भंवरा रस का पान करते समय उसकी पंखें भीग जाती हैं, उसी प्रकार विधवा दुख के कारण उसकी आँखें गीली रहती हैं। उसका मन हमेशा
उसका मन हमेशा करुणा से भरा रहता है, उसका हृदय निरंतर चित्कार करता है यानी गुंजार। वह दुनिया की नज़रों से बचकर घुट घुट कर जी रही है। पति की याद भी उसे निरंतर पीड़ा पहुंचाती है। कभी भी उसे सांत्वना देने वाला नहीं है, न कोई उसके दुख का भार हल्का करता है। उसके दुख का कोई और छोर नहीं है। कवि विधाता को उपलब्ध भी देता है, लेकिन साथ ही वह मानव समाज पर भी कटाक्ष करता है। मानव के चाहिए कि वह दूसरों के कष्टों का निवारण करे, लेकिन वह ऐसा न करके अपने ही सुख दुख में उलझा रहता है। अंत में कवि कहता है, कौन उसको धीरज देश के, दुख उसका भार लेस के। ये दुख वह है जिसका नहीं कोई छोर है। देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। ये परमात्मा ये कैसा घोर अत्याचार कर रहा है एक विधवा के साथ। तो आगे कहता है, निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि निराला की प्रस्तुत कविता में भारतीय विधवा की जो कारुणिक यानी कि दुखी शोक चित्र अंकित किया है, वह पाठकों को संवेदनशील बना देता है। संवेदनशील मतलब उनको भी रुला देता है। कवि इस संदर्भ में ईश्वर को भी उपलब्ध देता है। उपलब्ध माने उलाना देता है, लेकिन उसके साथ साथ वह पतनोन्मुख भारतीय समाज और उसकी रूढ़ि और परंपराओं पर भी करारा व्यंग्य करता है। यह कहा गया है। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। बादल राग कविता आपने पढ़ी है, इसका सलार्थ किया है, तो इसका उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न बन के आ सकता है 4 नंबर का। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, बादल राग कविता निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। इस नाम से निराला जी ने एकाधिक कविताएं लिखी हैं, परंतु यह कविता उनकी इस नाम से लिखी कविताओं में अन्यतम है, यानी कि एक मुख्य है। बादल राग जो शोषकों के प्रति घृणा प्रकट करती है और जो शोषित हैं उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करती है। प्रगतिवादी चेतना से संबंधित कविता है। इस कविता में उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में उच्च और शोषक वर्ग के प्रति घृणा और आक्रोश प्रकट किया है, और निमन या छोटे मजदूर जो गरीब हैं, किसान हैं, शोषित वर्ग के लोगों के प्रति सहानुभूति और उनके पुनरुत्थान की पैरवी की है। कविता के विवेचन के आधार पर कविता के निम्नलिखित उद्देश्य प्रकट किए हैं। क्या है बादल राग कविता का उद्देश्य? इस प्रकार है। पहला है उच्च वर्ग के लोगों के प्रति आक्रोश या घृणा व्यक्त की है कवि ने। प्रगतिवादी कवि होने के नाते इस कविता में उन्होंने उच्च वर्ग के लोगों के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उनका कथन है कि उच्च वर्ग के लोग जिन्होंने निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करके अपने खजानों को भर लिया है, आने वाले समय में उनके अनुकूल नहीं है। वह कहता है कि वह स्पष्ट देख रहा है कि आने वाले समय में निश्चय ही की क्रांति होगी, जिसमें उच्च वर्ग या शोषक लोगों का उसी प्रकार विनाश हो जाएगा जिस प्रकार तेज आंधी आने से वज्रपात के साथ मूसलाधार बरसात होती है। और इसमें क्या है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। और उसी प्रकार जो बड़े बड़े लोग हैं, धन को जमा किए हैं, उनका भी विनाश हो जाएगा। उच्च वर्ग के लोग अपने बड़े बड़े महलों में अपने पत्नियों के साथ रहते हुए भी अपने को असुरक्षित समझेंगे। यानी घर में सब सुख सुविधा होने पर भी, धन संपत्ति होने पर भी, जब वज्रपात होगा, बिजली चमकेगी, बादल घोर गर्जना करेगा, तो वे अपने आप को असुरक्षित यानी कि भय से कांपते हुए अपनी पत्नी के साथ कांपते हुए होंगे। उन्हें अपने ही घर में डर लगेगा। वे बाढ़ आने पर बह जाने वाली कीचड़ के समान क्रांति के दरिया में बह जाएंगे। रुद्रकोश शुद्रतोष अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर काँप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नैन मुख ढांप रहे हैं, अपना मुख को भी अपने हाथों से छिपा रहे हैं। तो आगे क्या कह रहा है कवि,
अगली दूसरी है निम्न वर्ग के लोगों के प्रति सहानुभूति। यहाँ पर कवि जो छोटे हैं, मजदूर, गरीब हैं, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हुआ कहता है कि इस कविता में निराला ने जहाँ उच्च वर्ग के लोगों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है, वहीं निम्न वर्ग के लोगों के प्रति सहानुभूति भी अभिव्यक्त की है। निराला जी कहते हैं कि आने वाले समय में क्रांति के प्रभाव से निम्न वर्ग के लोगों के जीवन में आमूल चूक परिवर्तन होने वाला है। मूसलाधार बरसात से जिस तरह छोटे पौधों और घास फूस का कुछ नहीं बिगड़ता, बाढ़ का असर केवल कमल के फूल पर भी नहीं होता, वैसे ही क्रांति का कोई दुष्प्रभाव शोषित लोगों पर नहीं होगा। क्योंकि छोटे निम्न वर्ग की तो संपत्ति कुछ भी नहीं है। जो बड़े लोग हैं जिनका धन संपत्ति, उनका विनाश होगा, क्योंकि उनका धन संपत्ति का नाश होगा। छोटे लोग तो खुशी होती है कि उनका विनाश होगा। तो आगे कवि कहता है वे क्रांति के फलस्वरूप उन्नति को प्राप्त होंगे। कवि ने विशेष रूप से इस वर्ग के लोगों में किसानों के प्रति गहरा अपनापन व्यक्त किया है, और क्योंकि उनके जीवन का सब कुछ अमीरों ने जो अमीर लोग थे उन्होंने सब कुछ लगान और ब्याज सूद के द्वारा उनका धन संपत्ति छीन लिया है। उनकी हाड ही केवल उनके जीवन का सहारा रह गई है। कवि कहता है कि जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कर सक अधीर, हे विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड मात्र ही आधार है जीवन के पारावार। तो ये कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। और बादल राग का उद्देश्य है क्रांति की घोषणा। क्रांति की घोषणा जो अगला हेडिंग है, पॉइंट है, तुमने हेडिंग डालने हैं पेपर में। निराला जी की क्रांतिकारी कवि हैं, अतः वे प्रगतिवादी कवियों की भांति अपने प्रगति चेतना की इतिश्री मातर शोषण वर्ग के प्रति आक्रोश और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति की अभिव्यक्ति करके ही नहीं कर लेते, बल्कि स्पष्ट शब्दों में क्रांति की घोषणा करके शोषक वर्ग के विनाश और शोषितों के उत्थान की कामना करते हैं। वे क्रांति का प्रतीक बादल को बना करके स्पष्ट शब्दों में क्या घोषणा करते हैं, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा करके सिर ताक रहे हैं, हे विप्लव के बादल ताक रहे हैं। यानी कि ये क्रांति की घोषणा है। मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। धन्यवाद।